में ये देखा कि हम कैसे आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही किन्हीं दो आवेशों के बीच में, अगर दो आवेश हों, आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, धन और ऋण, अगर उनके बीच में कोई बल हो तो हम उस बल को कैसे निकालेंगे। क्योंकि आवेशों के बीच में मैंने कहा था, आवेशों की पहचान के बारे में बताया था कि आवेश का पता कैसे लगता है किसी वस्तु पर। वैसे तो हर वस्तु पर कुल आवेश जो है बच्चों शून्य होता है, लेकिन शून्य का माने उसके अंदर धन और ऋण बराबर होते हैं। तो अगर किसी वस्तु पर शून्य आवेश है तो हम कहेंगे उस पर आवेश नहीं है, यानी कि आवेशित नहीं है। आवेशित होने का माने आवेश का शून्य होना नहीं है, आवेश का कुछ ना कुछ होना है, चाहे धन हो चाहे ऋण हो। तो वो कब होगा, जब हम उसको आवेशित करेंगे। तो ऐसे ही दो आवेश हैं हमारे पास, Q1 और Q2, और ये एक दूसरे के समीप हैं। तो पता कैसे लगेगा आवेशित है, ये एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे और इस बल को बच्चों हम निकाल सकते हैं। कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो बिंदु आवेश, ऐसे यहाँ पर जो आवेश हैं वो बहुत बड़ी बॉडीज नहीं है, बल्कि दो छोटे छोटे बिंदु हैं। इन पर एक पर आवेश Q1 मान लिया, धन और ऋण कुछ भी हो सकता है, Q2 मान लिया, और इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों हमने यहाँ पर R दिखाई है। अब Q1 और Q2 यहाँ पर हमने दोनों को धन अगर ले लें इजीनेस के लिए, तो एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो Q2 ने Q1 पे जो बल लगाया, ये मैंने लाल रंग के तीर से दिखा रखा है। ये जो तीर है ये बच्चों Q1 पर बल की दिशा ही नहीं बता रहा है, बल्कि बल की कितना ताकत होगी, इस जो तीर की लंबाई है बल की ताकत को दिखा रही है। तो इसी प्रकार से Q1 भी Q2 पर एक बल लगाएगा, ये। अब आप देखिए दोनों बल तीर लंबा बराबर लंबाई के, इसका माने दोनों बल बराबर हैं, लेकिन दिशाएं दोनों की अलग अलग है। इसलिए इन बलों को हम F1 F2 कहेंगे, क्योंकि अगर हम दोनों को F1 कह देंगे तो फिर दोनों की दिशाएं भी एक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो दो बल हैं हमारे F1 और F2 हैं। कूलाम ने इन F1 और F2 की वैल्यू बताई। अच्छा देखिए, ये F1 और F2 की क्या खास बात है। एक तो ये F1 और F2 जो है एक दूसरे के उल्टे हैं, बराबर भले ही हैं लेकिन एक दूसरे के उल्टे हैं। तो इस प्रकार के बात को हम ऐसे लिखते हैं, F1 बराबर माइनस F2। इसका माने F1 और F2 हैं बराबर लेकिन एक दूसरे के उल्टे हैं। इसको मैं F2 बराबर माइनस F1 भी बच्चों लिख सकता हूँ। यहाँ पर F1 की जो ताकत है उसको हम इस तरीके से मॉड वेक्टर से दिखाते हैं। ये जो दो खड़े डंडे लगा रखे हैं, इसका माने ये है, अब मुझे F1 और F2 की डायरेक्शन से मतलब नहीं है, बल्कि F1 F2 कितने हैं। देखो F1 F2 आपको जैसे मैंने बताया कि ये दोनों हैं बराबर। मान लिया ये दोनों जो है F के हैं, इनकी ताकत मान लिया कोई F है, तो उस F का मान कूलाम ने बताया। कूलाम ने कहा कि ये जो दो एक दूसरे पे जो बल लगाएंगे, कूलाम के अनुसार वो जो बल होगा F, वो Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिख देंगे, या F बराबर एक स्मॉल k यहाँ पे लिख दिया गया है, समानुपाती नियतांक। आप सब जानते हैं कि समानुपाती नियतांक हम कैसे लगाते हैं। ये जो समानुपाती नियतांक है बच्चों के, इसका मान जो है हमने कौन सी पद्धति के मात्रक चुने हैं। अगर हम R को सेंटीमीटर में ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं, कूलाम Q1 Q2 जो है आवेश को कूलाम में ले रहे हैं या किसी अन्य मात्रक में ले रहे हैं, क्योंकि Q1 Q2 अन्य पद्धतियों में Q1 Q2 के भी मान नापे जाते हैं, जैसे दूरी को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फुट। इसी प्रकार से आवेश के भी कई मात्रक हैं। अगर आवेश को कूलाम में आप नाप रहे हैं और दूरी को आप मीटर में नाप रहे हैं, तो बच्चों इस स्मॉल k की जगह हम 1/4πε0, ये जो सिंबल है इसको ε0 कहते हैं। ये अलग टाइप का सिंबल है, आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, k का जो ये मान यहाँ पे हमने लिखा है 1/4πε0, ये ε0 एक अक्षर है, यानी कि ε0 मिला के एक है, ये नहीं एप्सिलॉन अलग और नॉट अलग। तो ये तब लिखा जाता है k का मान अगर दोनों आवेशों के बीच में माध्यम जो है वायु या निर्वात है। तो यहाँ पे जो k है वो समानुपाती नियतांक है, और
और आवेशों के बीच का माध्यम यदि निर्वात यानी कि फ्री स्पेस या वायु है तो k को 1/4πε0 ले लेते हैं। लेकिन अगर वायु या हवा के वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम है जैसे कांच, पानी, मोम, तो ये देखो ε0 k और आ जाता है। यहाँ पे ये k क्या चीज है इसके बारे में मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि ये जो ε0 है, पहले तो इस ε0 को हम लिखते कैसे हैं। देखो ε0 को ऐसे पढ़ा जाता है, मैंने लिख के दिखा दिया ताकि आपको याद रहे। ε0 कहते हैं इसे, और इसका जो नाम है बच्चों, इस चिन्ह को ε0 कहते हैं। और यह निर्वात माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। माना ε0 क्या एक तरीके से निर्वात की विद्युतशीलता है, यानी कि अगर माध्यम निर्वात है तब k का मान 1/4πε0 होगा। लेकिन अगर निर्वात की जगह कोई अन्य माध्यम है तो उस माध्यम का बच्चों हमें पराविद्युतांक पता होना चाहिए k, और तभी हम जो है ये बल निकाल पाएंगे। निर्वात के लिए ε0 का मान बच्चों 8.86 गुणा 10⁻12, ये इसका यूनिट ये है, हमको याद रखना पड़ेगा। ये अभ्यास से याद होगा, बार बार इसको याद करना पड़ेगा। अगर खाली ε0 का मान आप जानना चाहते हैं तो वो इतना होता है, लेकिन अगर आप पूरे 1/4πε0 का मान जानना चाहते हैं तो ये रफली 9 गुणा 10⁻9 हम इसको लेते हैं। यदि आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात है तब k का मान 1/4πε0 होगा। लेकिन अगर वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम है तो फिर उसका हमें k पता होना चाहिए, तभी हम जो है इस बल की गणना कर पाएंगे। दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा ये हमको तभी पता लगेगा बच्चों जब हमको k पता हो कि k कितना है। तो इस प्रकार से इस बल के दो सूत्र मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यानी कि अगर जो है वैक्यूम है तब बल का सूत्र होगा, k की जगह मैं लिख दूंगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये तो तब ये सूत्र तब लगेगा जब वायु है, वायु या निर्वात है। और अगर वायु या निर्वात नहीं है, पानी है, मोम है, कांच है, आवेश उसके अंदर रखें, तब ये जो है बल का सूत्र हो जाएगा 1/4πε0। और k भी पता होना चाहिए उस माध्यम का आपको। इस k को मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 2k मैंने यहाँ पे यूज किया, एक स्मॉल k एक बड़ा k। यह है किसी अन्य माध्यम में ये सूत्र हम लिखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों आज हम कुछ खास बातें करने वाले हैं। मैंने आपको कूलाम के बारे में बताया था कि कूलाम ने दो आवेशों के बीच में किस प्रकार से बल के बारे में बताया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। यदि Q1 और Q2 दो आवेश परस्पर विपरीत प्रकार के आवेश है, इसका माने क्या है कि एक धन है तो दूसरा ऋण है। जैसे Q1 हमने पॉजिटिव ले लिया और Q2 नेगेटिव, या उल्टा ले लिया, Q1 नेगेटिव ले लिया और Q2 पॉजिटिव ले लिया। बच्चों अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो धन और ऋण जब गुणा होते हैं तो ऋण ही आता है, और ऋण जो है शून्य से छोटा होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0, ऐसा लिखने का मान है कि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 का मान है कि उनके
एक धन है और एक ऋण है। और अगर एक धन और एक ऋण होता है बच्चों, तो कूलम वाला जो बल है वो आकर्षण का होता है, यानी कि Q1 और Q2 अगर दो आवेश ऐसे हैं जैसा दिखाया गया है, मैंने Q1 को ऋण लिया है, Q2 को धन लिया है, तो इनके बीच में आकर्षण का बल होगा। और आकर्षण के बल में जो बल सदिश है उसको देखिए एरो से हमने दिखाया है। और आप जानते हैं ये बल बराबर होता है, तो इसलिए दो बल तीरों की जो लंबाई है, ये लाल रंग के जो तीर मैंने दिखाए, इसी प्रकार से बच्चों इसमें बल दिखाया जाएगा। अब ये आपको बल कैसे दिखाना है, आवेश जब दिखा रखे हैं और उनमें बल दिखा रखा है, तो बल को ये जो हमने लाल रंग के तीर बनाए हैं, ऐसे ही आपको भी बल जब भी दिखाएंगे आपको ये तीर बनाने पड़ेंगे। ये इससे देखने में लग रहा है कि Q1 Q2 को अपनी ओर खींच रहा है, Q2 Q1 को अपनी ओर खींच रहा है, यानी कि उनके बीच आकर्षण बल है। ऐसा कब होगा? जब दोनों बल जब दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं। यदि Q1 और Q2 दो एक समान एक जैसे आवेश, अर्थात या तो दोनों ही धन है या दोनों ही ऋण है, तब किस प्रकार से ये परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर Q1 भी पॉजिटिव ले लिया हमने, Q2 भी पॉजिटिव ले लिया, या Q1 नेगेटिव Q2 नेगेटिव, दोनों ही हम ले सकते हैं। तो इस केस में Q1 और इंटू Q2 बच्चों दोनों धन होंगे तो भी Q1 Q2 का गुणा धन होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दोनों ऋण होंगे तो ऋण ऋण भी धन हो जाता है, अर्थात और कोई भी धन धन जो है वो शून्य से बड़ा होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि Q1 Q2 0 से बड़ा होगा। ऐसे में दोनों के मध्य कैसा बल लगेगा, इस चित्र में देखिए आप बल को, मैं फिर से देखिएगा बल कैसे दिखाए गए हैं। तो दोनों के मध्य जो है विद्युत बल प्रतिकर्षण का होगा। आपको याद है जब कूलम नियम बताया था हमने, तो Q1 Q2 दोनों धन लिए थे। तो ये जो बल है इस प्रकार से, ये देखिए मैंने इसमें बल इस प्रकार से वेक्टर से दिखाऊंगा। अगर Q1 और Q2 ऋण है बच्चों, तो ऋण में भी आपको पता है कि आकर्षण का ही होता है। देखिए ऋण में किस प्रकार से दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि ऋण हो गया तो अब ये भी प्रतिकर्षण का ही होगा। देखिए बाहर को तीर बराबर दिखा रखे, और खास बात आप देख रहे होंगे तीर जो है वो Q1 और Q2 को जो जोड़ने वाली रेखा जो है डॉटेड, उसी के अलोंग लगे हैं। ये भी खास बात है इस बल की। यदि आवेश, अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक पॉइंट चेंज है। अब अगला पॉइंट है, पहले तो हमने दिखाया कि किस प्रकार से ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल कैसे लगेगा। अब हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बल है कूलम का, ये दूरी पर निर्भर करता है और आवेशों के कितना आवेश है इस पर निर्भर करता है। तो दूरी के साथ इस बल में कैसे चेंज आता है, इसको आप ध्यान से देखिए और इसको जो है आप अपनी मेमोरी में संचित कर लीजिए। ये Q1 Q2 है, R है, ये मैंने इनके पर बल दिखा रखे हैं। माना ये जो बल है ये होगा तो बराबर, मान लिया ये बल F है, तो अगर मैं आवेशों के बीच की दूरी को चेंज कर दे रहा हूँ, देखो सब कुछ वही है, माध्यम वही है, Q1 Q2 भी वही है, लेकिन अब दूरी देखिए दुगनी हो गई है। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक जैसे दिख रहे हैं, इससे आपको अंदाजा आ रहा होगा पहले Q1 और Q2 के बीच में 4 ब्लॉक की दूरी थी, अब 8 ब्लॉक की दूरी हो गई, यानी कि अब इनके बीच की दूरी 2R हो गई। तो दूरी 2R होने से देखिए बल कितना छोटा हो गया है, देख रहे हैं। और ये पता है कितना हो गया है, ये जो पहले बल था उस आधे का भी आधा, यानी कि 1/4 हो गया है। बल 1/4 रह गया, हो गया, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दूरी जो है वो दुगनी हो गई है। माना पहले बल ऊपर वाले केस में F था, तब यहाँ क्या हो जाएगा, F/4। अब अगर मैं इनको और इनके बीच की दूरी पहले हमने दुगनी करी, अब मैं पहले के मुकाबले आधी अगर कर दूं, पहले 4 ब्लॉक की दूरी थी, अब Q1 और Q2 के बीच में 2 ब्लॉक की दूरी है। अब देखिए Q1 और Q2 के बीच में बल कितना हो गया। अब देखो तीर की लंबाई देख रहे हैं आप, इसका मतलब बल बहुत ज्यादा हो गया है। इसका मतलब दूरी परिवर्तित करने से बल में बहुत तगड़ा चेंज आ रहा है। और कितना चेंज आ गया, यहाँ पर जो है बल बच्चों 4 गुना हो गया। और यानी कि अगर पहले बल F था जैसे शुरू में, तो अब क्या हो जाएगा,
अब ये चार गुना हो जाएगा। अब ये बस 4 गुना हो गया है। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो है इसको समझना है कि कैसे ये चेंज हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे बल 4 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों अब देखिए आगे को क्या होता है कि अगर हम ये हमने देखा किस प्रकार से दूरी परिवर्तित करने पर बल पर असर पड़ता है। अब माध्यम में अगर हम कोई चेंज करें, अगर आवेशों के बीच का जो माध्यम है उसको मैं कोई परिवर्तन उसमें करूं, जैसे वायु में है आवेश और उनको किसी द्रव में डुबा दें, उस द्रव माध्यम का मान लीजिए वायु में Q1 और Q2 है और इनके बीच की दूरी R है, तो इनमें देखिए बल F हमने दिखा रखा है। यहाँ पे माना निर्वात माध्यम दिया है या वायु जो भी कह लो, माना निर्वात होने पर बल F है। ठीक है। अब यदि कोई माध्यम बदल दें, जैसे हमने यहाँ पर एक माध्यम बनाया है, ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड का जो बच्चों परावैद्युतांक है, आवेश फिर से उतनी दूरी पर रखे हैं जितने की ऊपर दिखाए हैं वायु में निर्वात में, यहाँ पर भी उतनी ही दूरी पर रखे हैं और दूरी अभी भी उनके बीच की आ रही है। तो आप देख लीजिए बल अब उनके बीच में कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर हमने माना नए माध्यम का परावैद्युतांक, मैंने आपको बताया था हर माध्यम का एक परावैद्युतांक कैपिटल के होता है। यहाँ पर हमने मान लिया इस माध्यम का परावैद्युतांक 2 है, तब क्या होगा बच्चों ऐसे केस में, क्योंकि परावैद्युतांक में बल जो है परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए यहाँ पर जो है F जो है 1/k पे निर्भर करता है। तो क्योंकि k यहाँ पे 2 हो गया है तो अब नया बल जो है बच्चों पहले का आधा हो जाएगा। तो आप देखिए पहले मैंने जो बल की जो लंबाई दिखाई है तीर से, वो 2 खाने के बराबर दिखाई है, तो यहाँ पर 1 खाने के बराबर उसकी लंबाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से माध्यम बदलने पे बच्चों फर्क पड़ता है, ये आपको समझ